अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मेरा टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वो है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब आइसोमेरिज्म से पहले आइसोमर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। आइसोमर्स हम लोगों के पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है बट उसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफर करता है, और स्ट्रक्चर फार्मूला के डिफरेंस की वजह से हम लोगों के पास उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफर करती हैं। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म क्या है? जो इस फिनोमिना को द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमर्स इज बेसिकली कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आप लोग देखोगे कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में हम दो तरह के आइसोमर्स पढ़ेंगे या आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो हम लोग के पास आ जाती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी हम लोग के पास आ जाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब बेटा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हम लोग को वो वाले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं जिनमें डिफरेंस इन कनेक्टिविटी ऑफ द एटम्स और ग्रुप्स ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब जिन कॉम्प्लेक्सेस में हम लोग के पास कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं वो डिफरेंट हो। ठीक है, अब इसकी आप लोग कुछ टाइप्स देख लो। एक हम लोग के पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है, लिगेंड आइसोमेरिज्म है एंड कोऑर्डिनेशनल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, और जब आप लोग स्टीरियो आइसोमर्स देखोगे तो अब स्टीरियो आइसोमर्स एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आप देखोगे इसमें हम लोग के पास कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं वो सेम होते हैं, बट हम लोग के पास डिफरेंस कहाँ आ रहा होता है बेटा? डिफरेंस हम लोग के पास ओरिएंटेशन ऑफ द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स में आता है। ठीक है, इसकी कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स सेम होते हैं, लेकिन जब आप लोग स्पेस में स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स जो है वो डिफर करते हैं, मतलब उसकी स्पेस में ओरिएंटेशन जब डिफर करती है तो हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं वो दिखे हैं। ठीक है, आप लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इस चीज़ की बेटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी कि जब भी हमारे पास स्पेस में ओरिएंटेशन डिफर करती है तो हम लोग कहते हैं कि ये दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो स्टीरियो आइसोमर्स में पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप लोग आ जाओ ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे, पहले ये वाले टाइप्स कर लेते हैं हम लोग। अब आप लोग देखो बेटा, फर्स्ट इसकी टाइप है हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हम लोग के पास हमेशा वो वाले कॉम्प्लेक्सेस शो करेंगे बेटा जिनको जब आप लोग सॉल्यूशन में डालोगे तो वो हमें डिफरेंट आयंस देंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? आप लोग देखो, ionization isomers give different ions in solution. ठीक है, as ionization isomers having different position of ligands within and outside the coordination sphere. ठीक है, अब आप लोग देखो बेटा, मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आएगी। अब आप लोग देखो, ये हम लोगों के पास एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब ये दो तरीके से इस कॉम्प्लेक्स को आप लोग लिख सकते हो। कैसे? पहले आप लोग देखो, अच्छा इस आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान देना है कि देखो दे आर शोन बाय ओनली दोज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इन विच पॉजिटिव चार्ज इज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या मतलब बेटा? ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है ना, आप लोगों के पास हमेशा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, आप लोगों के पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म वो वाले कंपाउंड्स दिखाएंगे जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब आप लोग देखो, ये वाली एग्जांपल मैंने सेलेक्ट की है और अब आप लोग इसको टू पॉसिबल वेज में लिख सकते हो। ठीक है, एक तो आप लोग लिखो COBrNH3 होल 5। ठीक है, और इस SO4 को आप लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ले जाओ। बात क्लियर हो रही है? और एक तरीका इसका क्या है कि आप लोग इसको किस तरीके से लिखोगे? आप लोग देखो CO, अब इस मतबा आप लोग SO4 को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ले आओ। ठीक है, और NH3 होल 5 और Br को बाहर ले जाओ। ठीक है, दो पॉसिबल वेज से आप लोग इसको लिख सकते हो। एक ये कि आप लोग
फर्स्ट केस में आप लोग जो बी आर को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लेके जाओ, ठीक है। और सेकंड इसका आयनाइजेशन आइसोमर जो होगा उसमें क्या होगा कि आप लोगों के पास SO4 जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएगा, ठीक है। बात अब आप लोगों के पास देखो दो पॉसिबल आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं। हम लोग क्यों कह रहे हैं कि ये आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं बेटा? अब आप लोग देखो, जब आप लोग इसको सोल्यूशन में डालोगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आयनाइज होंगे। अब ये कैसे आयनाइज हो सकते हैं? आप लोग देखो, ये कोबाल्ट है, ठीक है, ब्रोमाइड NH3 5। देन अब आप लोग देखो, मैंने हमेशा कहा था कि आपके पास ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी नहीं टूटती। जो आपके पास बाहर की जो आयंस होते हैं वो आपको जो है वो पॉसिबल आयंस दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखो, आपके पास सिर्फ ये एक ही टाइप का है और वो सल्फेट आयन है, और ये आपको आयनाइज होकर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर एज एन आयन बन जाएगा, और एक आप लोगों के पास जो आपका काउंटर आयन है जो कि इस केस में क्या है, एन आयन है, ठीक है, और SO4-2, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? अब आप लोग इसके आ जाओ आयनाइजेशन आइसोमर पर आओ आप लोग। तो आप लोग देखो, जब आप लोग इसको सोल्यूशन में डालोगे तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हो कि आपके पास कोबाल्ट SO4 NH3 होल 5, ठीक है। और अब आप लोग देखो कि ये ब्रोमीन बाहर है, ठीक है, तो ये ब्रोमीन एज एन आयन आप लोगों को क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ आयनाइजेशन आपको मिलेगा, ठीक है। अब आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा कि इस केस में आप लोगों के पास जो हैं वो डिफरेंट आयंस बने हैं, मतलब आप लोगों के पास सल्फेट आयन बने हैं, और इस केस में आप लोगों के पास ब्रोमाइड आयंस बने हैं, ठीक है। जबकि आप लोग यहाँ पे देखो तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। बात मेरी समझ आ रही है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम लोग के पास डिफर कर रहा है। सही होगी बात? अच्छा बेटा, एक चीज़ का इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोगों की प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी रिमेन सेम इन आयनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है। कैसे सेम होगी बेटा? आप देखो, यहाँ पे भी आप लोगों के पास जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के पास जो है वो नंबर ऑफ बॉन्डेड लिगेंड्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो तो आपके पास कितनी हो गई, 6 हो गई। और यहाँ पे आप लोग देखो तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स 6 ही हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप लोग इसकी प्राइमरी वैलेंसी निकालोगे, अब उस केस में मैं नहीं जाऊँगी कि मैं अब एक एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आप लोगों को मेटल की प्राइमरी वैलेंसी निकाल के बताऊँ, हम लोगों ने ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। तो आप देखोगे कि कोबाल्ट में यहाँ पे भी, इस केस में भी आप लोगों के पास +3 आएगी, और इस केस में भी आप लोगों के पास क्या आएगी, +3 आएगी। दोनों केसेस में सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी रिमेन सेम। डिफर क्या चीज़ करिए, डिफर आप लोगों के पास जो है वो ऑन आयनाइजेशन आप लोगों के पास आयंस डिफरेंट आएंगे, ठीक है। इसमें सल्फेट आयंस आ रहे हैं, इसमें ब्रोमाइड आयंस आ रहे हैं। तो इस किस्म के कॉम्प्लेक्सेस जिनको आप लोग सोल्यूशन में डालो तो वो आपको डिफरेंट आयंस दें, डिफरेंट नेचर ऑफ आयंस दें, ठीक है। तो उस किस्म के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं, ठीक है। और इस सारे फिनोमेना को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक होगी बात? ये क्लियर होगी आप लोगों को? देन आप लोग इस केस में आ जाओ, ठीक है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे आप लोग फर्स्ट केस में Cl2 को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखोगे, और Br2 को आप लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखोगे। एक ये इसका पॉसिबल आइसोमर है, और दूसरा इसका आयनाइजेशन आइसोमर क्या होगा कि आप लोग Br2 को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिख सकते हो, और Cl2 को आप लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिख दो। अब आप लोग जब इसको सोल्यूशन के अंदर डालोगे तो आप लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि एक आप लोगों के पास ये कैटायनिक स्फीयर आ गया, और सेकंड में आप लोगों के पास Br2-2 एज एन आयन मिल गया आप लोगों को, ठीक है। सेकंड केस में जब आप लोग इसको सोल्यूशन में डालोगे तो बेटा इट्स अंडरस्टूड कि आप लोगों के पास जो आयंस बनेंगे वो किसके बनेंगे, Cl2-2। ठीक होगी बात? अब आप लोग देखो इसमें कि आप लोगों को आप लोगों को डिफरेंट नेचर ऑफ आयंस मिल रहे हैं ना, फ्रॉम सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोगों को डिफरेंट आयंस मिल रहे हैं। तो इस किस्म के कंपाउंड्स जो आप लोगों को डिफरेंट आयंस दें उसको आप लोग क्या कहते हो कि वो आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, या दोनों आपस में आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं, ठीक होगी। और इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बात क्लियर होगी यहाँ तक आप लोगों को? देन नेक्स्ट हम लोगों के पास सेकंड जो टाइप है वो है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में आप लोग देखोगे बेटा कि आप लोगों को नाम शो कर रहा है इसका कि इसमें आप लोगों के पास जो है वो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस किस्म के आइसोमेरिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में आप लोगों के पास जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स, हमेशा बात याद रखनी है बेटा, ये हमने लिखा नहीं है लेकिन आप लोगों ने लिखना है कि वाटर मॉलिक्यूल दो तरीके से एक्ट करेगा। एक तो एज अ लिगेंड एक्ट करेगा बेटा, और दूसरा आप लोगों के पास जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये जो हो गया,
ठीक है, या इसको आप लोग वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी कहते हो। तो इस किस्म के कॉम्प्लेक्सेस में वाटर दो तरह से एक्ट करता है, एक तो एज ए लिगेंड और दूसरा एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और वाटर ऑफ हाइड्रेशन। बात क्लियर हो गई। अब आप लोग देखो बेटा, ये हम लोग के पास हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हम लोग ऑब्जर्व कब करते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखो बेटा, इट अराइजेस फ्रॉम रिप्लेसमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड लिगेंड बाय वाटर ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। अब आप लोग देखो, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड लिगेंड विद वाटर ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। दो चीज़ें हो गई, मतलब एक तो आप लोगों के पास हो गई आपका कोऑर्डिनेटेड लिगेंड हो गया, और दूसरी आप लोगों के पास क्या होगी, आपकी वाटर ऑफ हाइड्रेशन हो गया, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटेड लिगेंड में बेटा आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। अब ये और ये हैं कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स, ठीक है। अब सेंट्रल मेटल एटम के साथ दो चीज़ें अटैच हैं, दो तरह के लिगेंड अटैच हैं, एक क्लोरीन हो गया और एक वाटर हो गया। अब वाटर को वाटर के साथ ही तो हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते, बात मेरी समझ आ रही है। अब वाटर को वाटर के साथ रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, अब आप लोगों ने इस वाटर को इस क्लोरीन के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। इस वाटर मॉलिक्यूल को आपने इस क्लोरीन के साथ रिप्लेस करना है। आप लोग देखो, इसके तीन पॉसिबल जो हैं वो आइसोमर्स बनेंगे आपके इस कंपाउंड के, ठीक है। तीन पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे और उन आइसोमर्स को हम लोग क्या कहेंगे कि वो हाइड्रेट आइसोमर्स हैं, ठीक है। हाइड्रेट आइसोमर्स भी आप लोग कह सकते हो, या आप लोग क्या कहोगे, सॉल्वेट आइसोमर्स भी कहते हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि इस हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम भी है जो कि सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म होता है, ये सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। तो अब आप लोग देखोगे बेटा कि आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों ने एक क्लोरीन को वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिप्लेस किया, ठीक है। रिप्लेस किया तो एक क्लोरीन बाहर आ गया, ठीक है। एक क्लोरीन बाहर आया तो बाहर Cl2 बन गया, और अंदर आप लोग देखो वाटर मॉलिक्यूल पहले 4 थे और अब वाटर मॉलिक्यूल कितने हो गए, H2O5, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट क्या हो गई, एक वाटर मॉलिक्यूल अंदर आया और एक क्लोरीन बाहर गया, ठीक है। अब पहले इसका कलर ग्रीन था, ठीक है। और इस आपका जो आफ्टर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म आप लोगों के पास जो आइसोमर बना है, उस आइसोमर का कलर क्या है, ब्लूइश ग्रीन है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोग देखो, इसका एक और पॉसिबल आइसोमर भी बन सकता है हम लोग के पास। अब आप लोग देखो कि ये वाटर मॉलिक्यूल अगेन इस क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, ठीक है। और ये क्लोरीन बाहर आ जाएगा। अब ये बाहर आएगा तो ये Cl3 आप लोगों को देगा, और ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, H2O। पहले ये 5 था और अब एक और क्लोरीन के साथ ये रिप्लेस हुआ, तो अब ये क्या हो गया, हेक्सा एक्वा बन गया हम लोग के पास, ठीक है। और इसका कलर क्या होगा आप लोगों के पास, येलो होगा। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, हाइड्रेट आइसोमर्स हो गए। अब इसकी नेक्स्ट एक एग्जांपल है, आप लोग देखो, COCl2En होल 2 एंड देन Cl इंटू H2O, ठीक होगी बात। अब इसका एक ही पॉसिबल आइसोमर बन सकता है आप लोगों के पास, ठीक है। अब वो आप लोगों के पास कैसे बनेगा, इसको आप लोग ब्रैकेट में लिखवाएंगे। अब आप लोग देखो कि आपका ये एक क्लोरीन जो है वो बाहर जाएगा, ठीक है। एक क्लोरीन बाहर जाएगा, ये Cl2 बन जाएगा और यहाँ पे एक Cl बच जाएगा, ठीक है। और अब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए अब यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर आकर इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा कोबाल्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पे En होल 2 भी लिख दो बेटा आप लोग, ठीक है। ये बात क्लियर होगी कि यहाँ पे आपकी वाटर मॉलिक्यूल ने आपके यहाँ इस वाले क्लोरीन को रिप्लेस किया, ठीक है। और ये खुद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया, या कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर आया और क्लोरीन को रिप्लेस करके इसने बाहर कर दिया। तो ये एक और एग्जांपल है आप लोगों के पास हाइड्रेट आइसोमर्स की। देन आप लोगों के पास आपकी थर्ड आप लोगों के पास जो टाइप है वो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म आप लोगों को नेम बता रहा है बेटा कि कहीं ना कहीं आपका जो लिगेंड जो है आपके मेटल के साथ लिंक कर रहा है, ठीक है। ये तो हम पढ़ते रहे हैं कि लिगेंड जो है वो मेटल के साथ आकर बॉन्ड बनाता है, मेटल के साथ लिंक करता है, ठीक है। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है कि कहीं ना कहीं लिंकेज में कहीं कहीं डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। लिंकेज में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है। अब अगर आप लोगों को बेटा याद हो तो मैंने आप लोगों को एम्बीडेंटेट लिगेंड्स करवाए थे, अगर करवाए हैं तो मुझे अब ठीक तरीके से याद नहीं है। लेकिन एम्बीडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास दो डोनेटिंग साइट्स होती हैं, ठीक है।
लेकिन वो एट ए टाइम सिर्फ एक साइड से डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास दो डोनेटिंग साइड्स होती हैं, ठीक है, लेकिन एट ए टाइम वो अपने मेटल को सिर्फ एक डोनेटिंग साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अब ये सारे जो हम लोगों के पास लिगेंड्स हैं ये क्या हो गए, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं, ठीक है। ये टू पॉसिबल साइड से डोनेटिंग साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, बट एट ए टाइम सिर्फ एक साइड से डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। नाउ लेट्स से हम लोग के पास NO2 लिगेंड है, ठीक है। अब NO2 में हम लोग के पास टू पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये हम लोग के मेटल के साथ किस तरीके से लिंक कर सकता है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हमारे मेटल के साथ डायरेक्टली जो है वो NO2 का नाइट्रोजन जो है वो आके लिंक कर जाए, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोग के पास क्या है कि हम लोगों का NO2 में से O एटम जो है वो हमारे मेटल के साथ जो है वो लिंक कर जाए, ठीक है। अब आप लोग देखोगे कि इन दोनों में हमारे पास नाइट्रोजन में के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब दो डोनेटिंग साइड्स हो गई। इस एक लिगेंड में हम लोग के पास टू पॉसिबल डोनेटिंग साइड्स हैं, लेकिन क्योंकि ये एम्बीडेंटेड लिगेंड के तौर पे काम कर रहा है तो एट ए टाइम ये क्या करेगा कि सिर्फ एक ही लोन पेयर मेटल को डोनेट करेगा। अब फर्स्ट केस में हम लोगों का नाइट्रोजन एटम जो है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके हमारे पास ये पॉसिबल स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, ये पॉसिबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। और आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज हो रही है और यहाँ पर ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इस मेटल को डोनेट करके ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। अब आप लोग देखो बेटा, जब आप लोग इसकी नेमिंग करोगे, ठीक है, यहाँ पर एक तो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि आप लोगों ने सिंपल NO2 लिखा। जब आप लोग सिंपल NO2 लिखोगे इट मीन्स कि आपके कोबाल्ट के साथ आपका डायरेक्टली नाइट्रोजन आकर अटैच हो रहा है। और सेकंड केस में जब आप लोग ONO लिखोगे तो इट मीन्स कि आपके NO2 लिगेंड में आपका ऑक्सीजन एटम जो है वो कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है, ठीक है। अब आप लोग देखो ज़्यादा क्लियर आप लोगों को इसके नेम से होगा। आप फर्स्ट नेम इसका होगा पेंटा अमाइन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। एन कोबाल्ट बेटा थ्रू लिंकेज एन हो रही है, ठीक है। एन कोबाल्ट का मतलब जब भी आप लोग कैपिटल लेटर देखोगे, ठीक है, तो ये कैपिटल लेटर क्या शो कर रहा है कि आपका लिगेंड थ्रू दैट पर्टिकुलर एटम जो है वो आपके मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब एन कोबाल्ट का मतलब ये है कि नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन एटम जो है वो कोबाल्ट को एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जब आप लोग देखोगे तो आप लोग इसका नाम क्या होगा, पेंटा अमाइन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब ओ कोबाल्ट 3 क्लोराइड क्या शो कर रहा है कि आपके कोबाल्ट मेटल एटम को आपका ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो ये दोनों जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, लिंकेज आइसोमर्स हैं, ठीक है, लिंकेज आइसोमर्स हैं। और इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। अब आप लोग बेटा नेक्स्ट पे आओ, तो नेक्स्ट है हम लोगों के पास कोऑर्डिनेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशनल आइसोमेरिज्म बेटा हम लोगों के पास उन किस्म के कॉम्प्लेक्सेस में शो होता है जिनमें बोथ कैटाइन एंड एनाइन आर कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग ऐसे कंपाउंड्स भी देखोगे जिनमें आप लोगों के पास दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स होंगे और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो कि पहला वाला होगा वो कैटाइनिक एक्ट करेगा और जो दूसरा वाला होगा वो हमेशा क्या होगा, एनाइन, ठीक है। तो अब आप लोग देखो कि कोऑर्डिनेशनल आइसोमर्स होते क्या हैं बेसिकली, इट इज ऑब्जर्व्ड इन कंपाउंड्स इन विच बोथ कैटाइन्स एंड एनाइन्स आर coordination entity and isomerism caused by the interchange of ligands between cation and anion sphere, ठीक है। अब इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बेटा क्या होगा, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स ये होगा कि यहाँ से आपका साइनो ग्रुप उठ के कोबाल्ट के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ से कोबाल्ट के साथ जो NH3 हेक्सा अमाइनो जो अटैच हैं, ठीक है, तो ये आपके क्रोमियम के कोऑर्डिनेशन एंटिटी में चला जाएगा, ठीक होगी बात। अब आप लोग देखो एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है ना बेटा कि आप लोगों ने एक काम करना है, ठीक है, अपनी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों ने जब भी इंटरचेंज एक्सचेंज किया लिगेंड को एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर से दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, ठीक है, तो आप लोगों ने उसको कैसे ट्रांसफ़र करना है, अलॉन्ग विद इट्स चार्ज, ठीक है। जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर बेटा चार्ज हुआ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो भी चार्ज हुआ उस समेत आप लोगों ने उसको दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर लाना है, ठीक है। अब आप लोग देखो कैसे बेटा, यहाँ पर एक तो देखो यहाँ पर हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 हेक्सा सायानो
क्रोमेट थ्री। क्रोमेट क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि सेकंड स्फीयर आप लोगों के पास एनायनिक है। बात क्लियर हो रही है? हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3, हेक्सा साइनोक्रोमेट 3, ठीक हो गई। ये इस कॉम्प्लेक्स की आपके पास नेमिंग है। अब आप लोग जब इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाओगे बेटा, तो आप लोगों ने क्या करना है कि कोबाल्ट के साथ क्या करना है, हेक्सा साइनो जो है वो ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक हो गई। अब यहाँ से आपने साइनो ग्रुप उठाया और आपने कोबाल्ट के साथ अटैच कर दिया अलॉन्ग विद इट्स चार्ज। बेटा इस बात को नहीं भूलना आपने, अलॉन्ग विद इट्स चार्ज आप लोगों ने यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। अब आप लोग देखोगे और सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो जाएगा आपके पास, क्रोमियम, ठीक है। सेकंड स्फीयर देखो क्रोमियम, और यहाँ से उठाओ हेक्सा अमाइन को उठाओ, ठीक है। हेक्सा अमाइन उठाया आपने, यहाँ पर ले अलॉन्ग विद इट्स चार्ज +3। बात क्लियर होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है ना, इसके बाद आप लोगों ने एक स्टेप और करना है बेटा। आप लोगों ने लिखना है, क्योंकि पहला स्फीयर हमेशा आप लोगों के पास कैटायनिक होता है, तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देना है, ठीक है, +3। और इसके साथ ही आप लोगों ने कोबाल्ट NaCN होल 6 एंड -3, ठीक है। आपने ये करना है, सही रीअरेंज कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि पहला स्फीयर हमेशा कैटायनिक होता है। यहाँ तक ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। अब सेकंड एग्जांपल आप लोग इसकी देखो, कॉपर NH3 होल 4+2, ठीक है, प्लेटिनम Cl4 -2। अच्छा बेटा अब आप लोग देखो ना, तो आप लोगों को ये चार्जेस नॉर्मली दिए नहीं होते, ठीक है। ये आपके पास +2 है, ये आप लोगों के पास -2 है। एक तो रूल बताया था, ठीक है, कि रूल के तहत आप लोग इसकी नेमिंग कर लो, लेकिन लेट्स से आप लोगों को रूल याद नहीं रहता, ठीक है। और बाज़ औक़ात रूल्स में एक्सेप्शंस भी आती हैं, जैसे मैंने कॉपर की बताई थी, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ आप लोगों के पास, तो आप लोग उसकी +1 लिखोगे, लेकिन आप लोग बहुत सी जगहों पे देखते हो कि वो +2 भी है, जैसे इस केस में, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, एक चीज़ आप लोग एक तो सिंपल भी है, ठीक है, और याद रखने के लिए आसान भी है। आप लोग एक चीज़ करो कि यहाँ पर देखो ये x है ना कॉपर आप लोगों के पास, ठीक है, और यहाँ पे प्लेटिनम आप लोगों के पास क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप लोगों के पास इस किस्म के दो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आ जाएं एट ए टाइम, तो आप लोग क्या कर दो, x इज़ इक्वल टू वाई कर दो, ठीक है। देखो लेट्स से x इज़ इक्वल टू वाई, तो अब आप लोग क्या करोगे, आपने सब चीज़ों को सम अप करके इज़ इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है। इज़ इक्वल टू 0 बेटा, क्योंकि फिलहाल आप लोगों के पास देखो ये चार्जेस लेट से मेंशन नहीं हुए हुए, ठीक है। आप लोगों के पास ये चार्जेस मेंशन नहीं हुए, तो आप लोग क्या करोगे फिर, x + y इज़ इक्वल टू 0 ही करोगे, ठीक है। जब आप लोगों के पास, आप लोगों को पता नहीं है कि इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्जेस क्या हैं, तो आप लोग इसको क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, x + y, अब देखो x + y +0 क्यों लिखा बेटा मैंने, +0 इस न्यूट्रल लिगेंड के लिए लिखा, ठीक है, इस न्यूट्रल लिगेंड के लिए मैंने +0 लिख दिया। अब -4 क्यों लिखा बेटा, क्योंकि ये आपके पास जो है वो -1 है, और -1 × 4 इज़ इक्वल टू -4 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इज़ इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या आ रहा है, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू 0 कर दो इसको। अच्छा अब मैंने क्या कहा कि x इज़ इक्वल टू वाई कर दो, तो x + y की जगह भी x डाल दो, ठीक है, और -4 कर दो इसको, -4 यहाँ से आया, ठीक है बेटा, -4 इज़ इक्वल टू 0 कर दो आप लोग। अब आप लोग चेक करो कि 2x इज़ इक्वल टू 4 हो गया, और x इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई ये वाला 2 यहाँ पर आ गया, तो इज़ इक्वल टू 2, ठीक है बेटा, बात क्लियर हो रही है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास ये 2 आया ना बेटा, तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक आप लोगों ने +2 यहाँ पर डालना है, ठीक है। एक +2 आपके पास कॉपर पे आ रहा है, और एक +2 आप लोगों के पास क्या आ रहा है, प्लैटिनम पे आ रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। 2x था ना, 2x मतलब हम लोगों ने क्या कहा कि x इज़ इक्वल टू वाई है, ठीक है। तो मतलब ये जो 2 आया है, ये दोनों के लिए आया है, ये कॉपर के लिए भी आया है और ये प्लैटिनम के लिए भी आया है, ठीक है। और जब आप लोगों को बेटा आपके मेटल की कोऑर्डिनेशन स्टेट पता चल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग स्फीयर का चार्ज फिर इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। जब एक मतलब मेटल का आप लोगों को कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई, जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दरअसल में दोनों मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, दोनों पर आप लोगों के पास क्या आएगा, +2 और +2 आएगा, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। अब आपको ये तो पता है ना कि मेटल हमेशा पॉजिटिव स्टेट में होगा,
ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो यहाँ पर भी +2 आएगा और यहाँ पर भी +2 आएगा। अब जब एक मतलब आप लोगों के पास मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, तो वहाँ से आप लोग अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज मालूम कर सकते हो। ठीक, अब देखिए बेटा, मुझे यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई कि x इज़ इक्वल टू क्या है, 2 है। ठीक है, और यहाँ पर प्लेटिनम भी क्या है, y इज़ इक्वल टू +2। ठीक है, अब जब मुझे एक मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई, तो मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज बहुत इजीली निकाल सकती हूँ। कैसे बेटा, आप लोग देखो कि यहाँ पर मैं अगर करूँ, यहीं थोड़ा सा मैं छोटा करके लिख रही हूँ, आप देखो +2 + 0 इज़ इक्वल टू +2। ठीक है, इज़ इक्वल टू +2, तो वो इसके ऊपर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखो +2 - 4 इज़ इक्वल टू -2, तो ये -2 इस पर आ गया। ठीक है, अब इस तरीके से आप लोग इसको इसके चार्जेस को सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हो और आप लोग जो हो अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज भी सेटिस्फाई कर सकते हो। तो ये मेरा हमसे रिलेटिवली आसान है उन रूल्स को याद उन रूल्स को याद करने से बेहतर ही है कि आप लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर लो। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग देखो कि हम लोग दोबारा से अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पे आ रहे हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे अब आप लोगों ने एक्सचेंज करने हैं अपने लिगेंड्स अलॉन्ग विद द चार्जेस। ठीक है, अब आप लोग देखोगे कि ये Cl4 आप लोगों ने उठाकर इस कॉपर के साथ ले आना है और यहाँ से अपने अमोनिया उठाकर प्लैटिनम पे ले जाना है। ठीक है, अब आप लोग करोगे कॉपर Cl4 अलॉन्ग विद इट्स चार्ज बेटा -2। ठीक है, अलॉन्ग विद इट्स चार्ज इसलिए कह रही हूँ कि जब आप लोग इसको अपने चार्ज समेत लेकर आओगे तभी आप लोग इस कॉपर के ऊपर +2 चार्ज ला सकते हो, अदरवाइज आप लोग इसके ऊपर +2 चार्ज नहीं ला सकते। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग देखोगे और दूसरा क्या हो जाएगा, प्लेटिनम और ये अमोनिया अमाइन 4। ठीक है, अमाइनो 4 कर दो आप लोग और +2 अलॉन्ग विद इट्स चार्ज। ठीक है, दोबारा से आप लोग इसको रीअरेंज करके लिख लो, पहले आप लोग कैटायनिक लिख लो और देन आप लोग इसको एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिख दो। तो ये सारा आप लोगों का क्या था, कोऑर्डिनेशनल आइसोमेरिज्म था। अब आप लोगों के पास बेटा लास्ट आप लोगों की जो टाइप आती है वो है लिगेंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब बेटा लिगेंड आइसोमेरिज्म हमेशा वो वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बताएंगे जिनमें जो लिगेंड यूज़ हो रहा होता है बेटा वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे बेटा आइसोमर्स होते हैं, एक देखो ये एक आप लोगों के पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और ये इसका लिगेंड आइसोमर है इस वाले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, अब आप लोग देखो इसमें जो लिगेंड यूज़ हुआ है ना, मैं कह रही हूँ ना कि ये वो वाले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस लिगेंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं जिनमें जो लिगेंड यूज़ हो रहा होता है वो एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। अब ये Pn और ये Tn बेसिकली ये दो लिगेंड्स जो हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं ये क्या हैं, लिगेंड आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। आप देखो बेटा, इट अराइजेज बिकॉज ऑफ लिगेंड विच आर प्रेजेंट इन देयर आइसोमेरिक फॉर्म। ठीक है, वी सी और वी यूज दोज लिगेंड्स इन द कॉम्प्लेक्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आइसोमेरिक फॉर्म। ठीक है, आइसोमेरिक फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है। कैसे बेटा, अब आप लोग देखो प्रोपेन डाइअमाइन की आप लोग एग्जाम्पल लो। ठीक है, 1,2 प्रोपेन डाइअमाइन। ठीक है, आप लोग देखो ये आप लोगों के पास जो है वो डाइअमाइन है 1 2 और 1 2 3 प्रोपेन हो गया। ठीक है, तो आप देखो 1 पे आप लोग देखोगे 1 पे एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है और एक 2 पे प्रेजेंट है, तो आप लोग क्या कहोगे 1 2 प्रोपेन डाइअमाइन। ठीक है, और इसको आप लोग जो नॉर्मली इसके लिए जो आप लोग सिंबल यूज़ कर रहे होते वो Pn का होता है। ठीक है, Pn का सिंबल होता है। और आप लोग देखो कि इसका जो हम लोगों के पास आइसोमर है इस लिगेंड का दूसरी जो आइसोमेरिक फॉर्म है वो कौन सी है, वो है 1,3 प्रोपेन डाइअमाइन और इसको आप लोग जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो वो Tn की फॉर्म में लिखते हो। ठीक है, अब आप लोग देखोगे इसमें पहले कार्बन के साथ अमाइन ग्रुप अटैच है, अमाइनो ग्रुप, और एक तीसरे कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, अब ये दोनों लिगेंड्स क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए, इन्हें कहते हैं हम लोग ये आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं एक दूसरे की। ठीक है, और अब जब ये वाला लिगेंड आप किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ जाकर इसको कोऑर्डिनेट करवाओगे बेटा, तो एज अ रिजल्ट जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, लिगेंड आइसोमर्स होंगे। और इस सारे फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड आइसोमेरिज्म कहते हैं।
बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? अब आप लोग देखो इसमें, यहाँ मैंने एरो डाल के शो किया हुआ है कि ये वाला, इस वाले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का ये स्ट्रक्चर है आप लोगों के पास, ठीक है। अब आप लोग देखोगे बेटा कि यहाँ पर आप लोगों के पास ये एक पूरा लिगेंड अटैच है, ठीक है। ये एक पूरा लिगेंड अटैच है, चूँकि ये दो लिगेंड्स हैं, ठीक है। और एक इस तरफ आपका ये पूरा लिगेंड अटैच है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्लोरीन है, ठीक है। और क्लोरीन बोथ सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करें, इसलिए मैंने इनको दोनों डॉटेड लाइन से शो किया है, ठीक है। और ये आप लोगों के पास जो है वो सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है। आप लोग इसको बेशक इनसे शो कर दो, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये सारे आप लोगों के पास डार्क लाइन से आप लोग शो कर दो, ठीक है। ये मैंने इसको डॉट से किया हुआ है, लेकिन आप लोग इनको डार्क लाइन से शो कर लो कि ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग फर्स्ट वाले केस में देखोगे बेटा कि यहाँ पर ये पीएन यूज़ हुआ है, ठीक है। और ये इसका स्ट्रक्चर जो मैंने एक्सपेंड करके लिखा है, ठीक है। ये एक इसका आइसोमर है और इसका दूसरा लिगेंड आइसोमर कौन सा हो गया, आप लोग ये देखो जिसमें आप लोग टीएन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और ये जब आप लोगों ने ये वाला लिगेंड यूज़ किया और एज ए रिज़ल्ट आप लोगों के पास ये स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं और इस प्रोसेस का को या इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या शो करें, लिगेंड आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये दोनों आइसोमर्स जो हैं एक दूसरे के साथ लिगेंड आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ये बात क्लियर होगी? तो यहाँ तक सारा जो आपका था बेटा ये था आपकी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म थी, ठीक है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म थी, ठीक है। और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की टाइप्स थी। इससे आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ठीक है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आप दो चीज़ें पढ़ोगे, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ोगे बेटा और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ोगे।